अब्दुल कासिम महमूद है ना, सबुक्तगिन की मृत्यु के बाद 998 में शासक हुआ। इसी को इतिहास में महमूद गजनवी कहा जाता है ना, गजनी वाला महमूद। 998 में गद्दी पर बैठा। He was a very daring and capable ruler। और इतिहास में अच्छा, इसके जमाने में अल कादिर बिल्लाह, अल कादिर बिल्लाह वाज द खलीफा। तो इस समय जो गवर्नर लोग थे वो दे बिकम वेरी पावरफुल, और इनके लिए भी मजबूरी थी गवर्नर्स के लिए कि वो खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करें, और खलीफा के पास स्वीकृति प्रदान करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि स्वीकृति प्रदान करेगा तभी कुछ भोजन पानी के लिए मिलेगा। लेकिन ही वॉज वेरी एक्सपेंशनिस्ट। ही expanded his empire in सिस्तान, अफगानिस्तान, इन दैट एरिया। तो खलीफा ने 999 में अब्दुल कासिम महमूद को खुरासन का वैधानिक शासक मान लिया, है ना, गवर्नर मान लिया। और उसके बाद उसने अब्दुल कादिर बिल्लाह ने ही इसको सुल्तान की उपाधि दी। तो इन दैट केस he was the first person who got the title of सुल्तान। तो अभी जान लीजिए कि सुल्तान मीन्स कि खलीफा है संसार में, और उसके नीचे है सुल्तान, है ना। तो खलीफा इज नॉट एट द नंबर 1 पोजीशन, हिज पोजीशन इज सबऑर्डिनेटेड टू खलीफा, ठीक है ना। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुल्तान्स। और इसीलिए मुगल बादशाह है कि दे डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा। और उस समय खलीफा की स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी, लेकिन नाम के लिए भी इन लोगों ने नहीं किया। तो खलीफा ने सुल्तान की जब उपाधि दी तो इसके लिए बहुत प्रिविलेज का बात था, और इसने भी इस्लाम के लिए कुछ करने का हल्ला किया, क्योंकि इस तरह का काम करना शासकों का काम ही होता है। तो कहा जाता है कि he declared that every year he will campaign against the idol worshippers। वह प्रति साल मूर्ति पूजकों, बुत परस्तों के खिलाफ अभियान करेगा, और उनके खिलाफ जिहाद, काफिरों के खिलाफ प्रतिवर्ष जिहाद करेगा, है ना। तो एक डिक्लेरेटिव हुआ कि चलो हम जिहाद करेंगे और इस्लाम का प्रचार करेंगे, तो स्वाभाविक है कि इस्लामिक जनता उसके साथ हो जाएगी। जब जनता का समर्थन लेना होता है तो इस तरह के अनाउंसमेंट राजा लोग करते हैं। ये इसको भी देखकर आप कर सकते हैं। महमूद गजनवी के बारे में भारत और मध्य एशिया दोनों में अलग अलग तरह के परसेप्शंस हैं। भारत में कहा जाता है कि वह लुटेरा है ना, ये लूटेड इंडिया, और मूर्ति भंजक है, हमारे मंदिरों को तोड़ा, है ना, आइडल ब्रेकर है, हाँ वो सिकन है, लुटेरा है। तो भारत के इतिहासकार ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंसेज या राइटिंग्स बाय द मुस्लिम हिस्टोरियन, है ना, जैसे मान लीजिए कि आज भी कहना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी जो शासक होता है उसके समर्थक होते हैं, वो कहते हैं हमारा राजा अमुक चीज का चैंपियन है, कोई धर्म का चैंपियन है, कोई जाति का चैंपियन है। तो उसके लोग अपने अपने जाति के लोगों में कह रहे हैं ना कि हाँ ये नेता मेरे जाति का चैंपियन है, इसके अलावा किसी को वोट मत देना, नहीं तो जिंदगी कठिन हो जाएगी, है ना। धर्म के आधार पर लोग कहते हैं इसी को देना तो धर्म न बचेगा। तो सबका अपना अपना एजेंडा है। इन द सेम वे अ फरिश्ता एंड उत्वी
they have written extensively about Mahmud Ghaznavi. His primary intention, objective to invade India was to destroy the temples, the idol worshippers, and proclaim the superiority of Islam. तो हर धर्म वाला ऐसा करेगा, तो उनको ऐसा कहने में आनंद आ रहा था। जब भी आपका नेता आपके विरोधियों को धूल चटाएगा, आप ताली बजाइएगा, गीत गाइएगा, डांस कीजिएगा। द सेम थिंग हैव बीन डन बाय मुस्लिम हिस्टोरियंस एंड दे हैव प्रेज्ड महमूद गजनवी। तो और भारत में उसका इस तरह का जो कैरेक्टराइजेशन है, वो लोग कहते हैं कि हम नहीं करें, मुस्लिम इतिहासकार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मध्य एशिया में इसको जननायक कहा गया है ना। मध्य एशिया में जननायक है, एकदम उल्टा जननायक है। और ईरानी पुनर्जागरण का नायक है ना। तो दोनों जगह अलग अलग ओपिनियन है। हम उसको विलेन कह रहे हैं और उसके लोग उसे हीरो कह रहे हैं। यह बट नेचुरल होता है ना। दो कंट्रास्ट ओपिनियन है, और ऐसा नहीं कि हम किसी का डिफेंड कर रहे हैं। इतिहास इतिहास है। तो ईरान मध्य एशिया में नायक है, वो हीरो है, वो है ना, लार्जर देन द लाइफ इमेज है उसका। तो ये एक विचारधाराओं का टकराव है ना। लेकिन जब आप इन चीज़ों को या ऐसे लोगों का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको यह भी देखना होता है कि रियलिटी क्या वही है। कोई आदमी किसी को विलेन कर रहा है, कोई किसी को नायक कह रहा है, तो इतिहास में कहा जाता है कि दोनों को जरा मिला के देखो कोई बीच का आदमी है कि नहीं। तो यहां भी वही होता है। अब अगर सर हेनरी इलियट, एक इतिहासकार है सर हेनरी इलियट, उन्होंने कहा है कि इसने भारत पर 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और किसी भी युद्ध में हारा नहीं। अब चंदेलों से हारा कि नहीं, आजकल के जमाने में एक नया विवाद उठा खड़ा हुआ है। लेकिन 17 के 17 इन ऑल दोज इन्वेशंस ही वाज विक्टोरियस। लेकिन अब आप बताइए कि हम लोग अगर महमूद गजनवी को उस दृष्टि से न देखें, लेकिन ईरान से आकर अगर उत्तर प्रदेश में गुजरात तक जाकर कोई आक्रमणकारी आपको हरा देता है, तो अपना छाती पीटने से पहले आप अपने कमियों के लिए शर्मसार होइए। क्योंकि ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम 10, 20, 100 miles, he was coming from more than thousands of miles। वो वहां से आता है, आपके राजाओं को हराता है, तो यू डिजर्व टू बी डिस्ट्रॉयड। आप उसी लायक थे कि उतना दूर से आके आपके मंदिरों को लूटता है, आपके लोगों को मारता है, और आज आप इतिहास में करें मार दिया मार दिया मार दिया। वाई डिड यू नॉट डिफेंड योर सेल्फ? Why the Indian rulers did not defend collectively? Why they did not fight against Mahmud Ghaznavi collectively? तो हरा दिया, it is his credit, he should be given credit। आप अपने कमियों का जो ठिकरा है दूसरे पर फोड़ेंगे। आप हार गए, तो आप क्यों हार गए? नॉट वन, अगर यह मान लिया जाए तो 17 रूलर्स वेयर डिफीटेड एंड ही इज इन्वेडिंग इंडिया for more than 30 years, है ना, around 30 years he was invading India। तो you did not organize yourself against him। कोई आदमी गुजरात जाके सोमनाथ के मंदिर को लूट कर आकर वापस चला जाता है, and you are just bystanders, you are just spectators, और छाती पीटते हैं आप आज के जमाने में कि महमूद गजनवी लूट लिया। अरे आप लुटाने लायक थे, आपकी पौरुषता उस समय क्यों नहीं लड़ी? आपने क्यों नहीं एक होकर लड़ाई लड़ा?
अब उसी समय के राजा महाराजा कहते हैं कि हमने तीर मार दिया। ये 1000 ईस्वी सन का पीरियड है जिस समय इस पूरे एरिया में राजपूत राज्य थे। वाई डिड नॉट दे यूनाइट, वाई डिड नॉट दे फाइट अगेंस्ट महमूद गजनबी। तो आप उस पर क्यों, आक्रमणकारी तो आक्रमण करेगा ही। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तो जेलेंस्की कहां बिल में जाके घुस गया है। ही इज फाइटिंग टू हिज बेस्ट, he has not escaped from his country। वो सामने आकर कहता है कि मैं लड़ूंगा। तो आपको कौन रोक दिया था, आपको कौन पैर पकड़ लिया था, आपको हाथ पर कौन बांध दिया था, महमूद गजनबी या मोहम्मद घुरी या होस्ट ऑफ रूलर्स के खिलाफ लड़ने से रोका कौन था। इसलिए उस पर आरोप लगाने का मतलब ये तो एक बहुत ही बचकाना सा हरकत है कि आप महमूद गजनबी को कहते हैं अरे आपके घर में आके आपको पीट रहा है, आप क्यों नहीं डिफेंड किए। आप मारते, आप एक हो जाते, आप ताकत लगाते और आप मार देते उसको, बट यू डिड नथिंग। और अभी छाती पीट रहे। तो इसीलिए महमूद गजनबी भी आज के नेताओं की तरह ही सलाहकार में था। महमूद गजनबी इसलिए नहीं आक्रमण कर रहा था कि वो हिंदुओं का मान वर्धन करेगा या मंदिरों को लूट लेगा या इसी जगह उसको इतना सारा धन दौलत मिलेगा। महमूद गजनबी एक प्रैक्टिकल आदमी था। महमूद गजनबी के लिए उसके एरिया में he wanted to expand himself in the मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। लेकिन मध्य एशिया में युद्ध करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज उतने नहीं थे। उसका सोच था कि उसको पता था कि भारत की तरफ रिसोर्सेज है, तो वो अल्टरनेट आक्रमण करता था कि रिसोर्सेज के लिए आक्रमण किया, धन कमाया और फिर मध्य एशिया में अपना एक्सपेंशन किया। हर आदमी अपने अनुकूल क्षेत्र में रहना चाहता है, कोई भी प्रतिकूल क्षेत्र में नहीं जाता है। भारत उस समय मुस्लिम शासकों के लिए बहुत अनुकूल क्षेत्र नहीं था, तो उन लोगों के लिए नेचुरल एक्सपेंशन मध्य एशिया था। मध्य एशिया में एक्सपेंड करने के लिए ही डिड नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज। ही न्यू अबाउट इंडिया कि वहाँ पर आक्रमण करेंगे तो आई विल बी गेटिंग एनफ रिसोर्सेज एंड विद दैट रिसोर्सेज आई विल बी इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया। तो वो मूर्ति पूजा और हिंदुओं के खिलाफ या काफिरों के खिलाफ जिहाद ये बाह्य आवरण है जिसके द्वारा उसने मुस्लिम लोगों का समर्थन ले लिया, है ना। लोगों को मूर्ख बनाया कि हम इस्लाम के प्रचार। अगर वो महमूद गजनबी कहता कि चलो हमको पैसा घट गया है, हम भारत से लूट कर आते हैं, कितने लोग आते। उसने भी धर्म का चश्मा दिखाया, सिरप पिलाया, चलो हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म के प्रचार के लिए तो रोज आप मार करते। तो उतने सारे लोगों को मोबिलाइज करना, धर्म ही वो अफीम है जो लोगों को हवा में उड़ाते रहता है। तो महमूद गजनबी ने भी अपने जमाने में उस अफीम का इस्तेमाल किया और उसका रूप दूसरा दे दिया, काम तीसरा किया, है ना। तो इसीलिए महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम के प्रसार, काफिरों के खिलाफ जिहाद के आवरण में भारत का धन लूटना था, जिसके माध्यम से वह मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य का विस्तार करता। तो मूल बात उतना ही है ना। और सर हेनरी इलियट ने कहा है कि उसने 17 आक्रमण किए। 1000 में सीमा प्रांत एरिया में हमला। फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया। पहला आक्रमण वो है। दूसरा आक्रमण जयपाल के खिलाफ है। जयपाल हार गए और उन्होंने आत्महत्या कर लिया आगे चलकर। 1003 में भटिये राजा विजय राय के खिलाफ आक्रमण हुआ। फिर मुल्तान में करमतिया के खिलाफ आक्रमण हुआ 1006 में। फिर फतेह दाऊद के खिलाफ आक्रमण हुआ। इसी पीरियड में उसने रास्ते में आनंद पाल को हराया। कहा जाता है कि आनंद पाल ने हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था, लेकिन हार गए लोग। और इसी समय आनंद पाल का जो बेटा था सुखपाल, वह धर्म परिवर्तन कर लिया और नवासा शाह के नाम से महमूद गजनबी ने उसको वहां पर गद्दी पर बैठाया। 1007 में नवासा शाह का विद्रोह हुआ तो फिर आक्रमण किया। 1009 में आनंद पाल ने एक फिर से हिंदू राजाओं का संगठन बनाया और वाहिन का युद्ध हुआ। बैटल ऑफ, ये थोड़ा मजबूत युद्ध है,
जब हिंदू राजाओं का एक संघ बना था, लेकिन फिर भी हार गए, है ना, वाहिन के युद्ध में। ये वाहिन का युद्ध कहलाता है। तो यहाँ पर भी हार गए। फिर 1009 में 12वां आक्रमण है 1018 से 19, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज। शुरुआत में महमूद गजनबी शहर दर शहर आक्रमण करता था। फिर उसे पता चला कि मंदिरों में धन बहुत ज़्यादा है, तो पंडित जी लोगों से दान दक्षिण लेकर मंदिर में जमा करते थे, और भारत में मंदिर बैंक का भी काम किया करते थे। तो मंदिरों में धन हुआ, तो तब उसने मंदिर को टारगेट किया, और तब वैसे शहरों पर आक्रमण किया जो मंदिर वाले शहर थे, क्योंकि तब उसे पता चला कि घर घर लूटने से अच्छा है कि जो मंदिरों के हिसाब से रिच अर्बन सेंटर से वहाँ पर आक्रमण करें। तो मथुरा हो, वृंदावन हो, कन्नौज है। 1020 में चंदेलों के खिलाफ है। इसी में कहा जाता है कि चंदेलों से युद्ध बराबरी पर छूटा, और कुछ लोग कहते हैं कि जीत गया, मतलब महमूद गजनबी हार गया, जीत गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 1024 में फेमस आक्रमण है सोमनाथ का, है ना। सोमनाथ जो है, इधर से कोई आता है और इतना होते हुए यहाँ के यहीं पर मंदिर है। सोमनाथ एकदम समुद्र के किनारे मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर में कहा जाता है कि शिव जी की मूर्ति हवा में लटकती रहती थी, और इसका बहुत नाम था। महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण करने का फैसला किया, तो बहुत सारे राजा जो समूह बना रहे थे, महमूद गजनबी के आने का नाम ही सुनकर भाग गए, है ना। अब भाग गए, इसके लिए भी महमूद गजनबी को दोषी दिए कि महमूद गजनबी क्यों आया, न तो हम लोग यहीं पर रहते, है ना। तो महमूद गजनबी आया वहाँ, और इसके बारे में भारत के इतिहास में नमक मिर्च मसाला का ये भी एक टॉपिक है ना। जितने भी मंदिरों को लूटा गया है, मारा गया है, उसमें सोमनाथ के बारे में कहा जाता है। अब कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर में इस चीज़ को देखने के लिए इसको भी उत्सुकता थी कि ऐसा क्या है कि हवा में लटक रहा है मूर्ति। फिर जो भी हो, कहा जाता है कि इसने अपने हाथों से शिवलिंग को तोड़ा, और बहुत सारे पत्थरों को ले जाके अपने यहाँ जो जामा मस्जिद है उसमें लगवाया, जो भी हो। और इसमें इतना धन मिला कि उसके साथ जितने भी जानवर और पशु थे, लोग थे, सब ढोने सभी पर भर गया, और सबको चलने में परेशानी हो रही थी। कहा जाता है कि जब ये गजने गया तो 2 साल तक अपने लोगों का टैक्स माफ कर दिया, इतना धन मिला। और फिर इसने पूरे अरब की दुनिया में विभिन्न राजाओं को उपहार भेजा, तो इतना सारा धन वो लूटा। तो धन लूटने का जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत बढ़ाकर बताया जाता है कि भाई इसी तरह से धन लूटा गया। अब सोमनाथ में सबसे बड़ी बात है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ? मंदिर तो टूटा, लेकिन सोमनाथ में इतना धन था क्या? सोमनाथ आज का सोमनाथ है। अभी रेल है, हवाई जहाज है, बस है, ट्रक है, गाड़ी है, ट्रेन है, यू कैन मूव टू सोमनाथ। आज भी सोमनाथ जाना कम डिफिकल्ट नहीं है ना। हम गए हैं सोमनाथ, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ट्रेवल करना। तो सोमनाथ मंदिर में उतना धन कहाँ से आया हो, ये एक सवाल लोग पूछते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि वो उद्देश्य धर्म था या समथिंग एल्स था। तो आज का जहाज तो नहीं चलता था वहां पर, वो सोमनाथ में भरोच नहीं है ना। ठीक है, तो एवरीबडी ट्रेडिंग, तो सारा धन कमा कर तो मंदिर को दान नहीं देगा। द अमाउंट, द क्वांटिटी, आज वाला क्वांटिटी कहीं का नहीं हो सकता है। आज जिस तरह से विभिन्न मंदिरों को दान मिलता है, वो बम्बई का मंदिर हो, शिरडी का मंदिर हो, या फिर दक्षिण के मंदिर हो,
That magnitude cannot be in the medieval period. That much of trade was not there, है ना, उतना इंटेंसिटी ट्रेड का नहीं था, इसलिए एक बात वो है। बट व्हाट वाज, रोमिला थापर ने इस पर एक किताब ही लिखा है, द सोमनाथ, है ना, पूरा का किताब ही है। अब बात कहनी चाहिए, लेकिन बातों का बतंगड़ जो बनता है कि उतना सारा धन 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर नहीं ले जाना है, हजारों मील ले जाना था। खैर बीच में डिस्टर्बेंस भी हुआ, और कोई भी नॉलेजेबल आदमी होता शासकों का, तो अभी अगर घेर लेता मोहम्मद गजनी को, तो ये वापस नहीं जा पाता। अगर इतना धन दौलत लेकर जा रहा था, उसकी पूरी सेना तो धन ले जाने में इंगेज थी, तो आपके पास इतना भी सेंस नहीं था। और आज गीत गाने से क्या फायदा है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण का कारण वो कारण है जिसके कारण शुरू में हमने बताया, इस एरिया में राष्ट्रकूट और प्रतिहारों ने मुस्लिम व्यापारियों को जमने नहीं दिया था। व्यापार परमानेंट इनकम का साधन होता है। ऐसा माना जाता है कि a representative of some traders met Mahmud Ghaznavi in Ghazni and requested to invade Somnath in that area, so that once if he invades and defeats the rulers, there would be the superiority of Islamic traders. ये पूरा का पूरा जो व्यापार है, ये that will come under control of the Muslim traders. और तब महमूद गजनवी को भी इन व्यापार से बहुत आय होगा। उसके राज्य में लूटपाट है ठीक, लेकिन एक कंटिन्यूअस इनकम ज़्यादा फ्रूटफुल होता है किसी भी सिस्टम के लिए। महमूद गजनवी ने फिर यहाँ पर वही गेम खेला कि धर्म के बहाने आर्थिक आक्रमण किया। और एक बार जब महमूद गजनवी ने उस एरिया में कत्लेआम मचा दिया, तो फिर किसी हिंदू राजा और ट्रेडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुस्लिम व्यापारियों को डिस्टर्ब करे, है ना। तो इसीलिए सोमनाथ का आक्रमण धार्मिक दृष्टिकोण से अलग है, आर्थिक दृष्टिकोण से अलग है, पॉलिटिकल अलग है। अब महमूद गजनवी ने 17 के 17 आक्रमण किए, लेकिन स्वाभाविक है कि एक भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। ये भी सोचने का बात है कि यहाँ पर हम एक क्षेत्र पर आक्रमण करके जीतते हैं तो उसको अपने राज्य में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब महमूद गजनवी मध्य एशिया को कब्जा कर रहा था, why did he not capture Indian territory when he was victorious in all his campaigns? बात है ना कि क्यों नहीं कब्जा किया, क्यों नहीं राज किया। तो that explanation comes here कि Indian invasions were not meant for political purpose, it was meant for economic purpose in the garb of religion. धर्म के साये में आर्थिक उद्देश्यों के लिए भारत पर उसने आक्रमण किया। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज कैंपेन। इसीलिए मेरा लोग कहते हैं कि हाँ महमूद गजनवी ने ये किया वो किया, लेकिन महमूद गजनवी हजारों मील से आके आपको पीट रहा था। आप उस समय एक से एक राज परिवार थे, एक से एक राजा थे। वाई डिड यू नॉट फेस्ट महमूद गजनवी? वाई डिड नॉट द इंडियन रूलर्स यूनाइटेड अगेंस्ट महमूद गजनवी? हु हैड स्टॉप्ड देम? तो अगर वो जीता और आपके घर पर कोई आके आपको पीट रहा है तो उसका क्रेडिट है। आप एनालाइज कीजिए कि आप क्यों हार गए। उसका तो लुटेरा था, उसका काम था लूटना। तो डकैत से कहिएगा कि तू मेरे घर क्यों डकैती कर दिया, पहले कहने बोला हम लोग भी तैयार रहते। अब ये कोई बात नहीं हुआ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया।